हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। साथियों, जैसा कि हम लगातार लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस थ्योरी की क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, चाहे वो नेट हो, जेआरएफ हो, सेट हो या ऑल ओवर इंडिया की कोई सा भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो साथियों, है ना। किसी भी पीएससी का, किसी भी जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो, उसके लिए हमारी क्लासेस बहुत फ़ायदेमंद रहेगी साथियों। तो आज जो है हम लेके आए हैं आपके लिए आपका फेवरेट टॉपिक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कौन सा साथियों? तो इंटेलेक्चुअल बौद्धिक संपदा अधिकार, है ना। कौन सा आज का टॉपिक? बौद्धिक संपदा अधिकार, है ना। ये टॉपिक आज है, तो बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक रहेगा आज का। और मान के चलो कि हर एग्ज़ाम में डेफिनेटली इसमें से एक क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। 101% एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाता है। इसके अलावा एक से अधिक क्वेश्चंस भी आपको जो है पूछे जा सकते हैं साथ ही इस टॉपिक में से। अब हम बात करते हैं इसके सबसे पहले बौद्धिक संपदा अधिकार। तो बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है साथियों? किसी भी व्यक्ति के दिमाग में जो उपज होती है वो बुद्धि कहलाती है, आपको ही पता है ना। ज्ञान से क्या बनती है? बुद्धि। और अगर बुद्धि की जो उपज होती है, जिस प्रकार से हमारे खेत की उपज, गेहूँ, अनाज वगैरह जो भी खेत, चावल, मक्का, बाजरा, जो भी खेत, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ये क्या है? खेत की उपज है। उसी तरीके से हमारे दिमाग की जो उपज होती है साथियों, वही क्या होती है? बौद्धिक संपदा, है ना। तो बौद्धिक संपदा जैसे मान के चलो कि किसी के माइंड बुद्धि से उसने एक रचना क्रिएट की, एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक पे उसके जो अधिकार होते हैं वही उसके बौद्धिक संपदा के अधिकार है साथ ही। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कोई किसी ने म्यूजिक कंपाइल किया तो उस म्यूजिक पे उसका बौद्धिक संपदा अधिकार हो जाएगा साथियों, है ना। तो इसी तरीके से कई तरह के, है ना, बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं किसी भी अपने व्यक्तिगत रूप से पहली बार। और ध्यान रहे, इसमें किसी की ये नहीं है कि किसी और ने काम कर दिया, आपको पता चला कि हाँ उसने इस तरीके से उस कार्य को किया है। यानी कोई भी नई खोज की हो या कुछ भी हो, कोई सा भी कार्य हो, और आप उसको कॉपी करके और अपने खुद के लेख में वो उस कार्य को लिख रहे हो कॉपी करके, तो वह बौद्धिक संपदा अधिकार नहीं होगा उस पर आपका, है ना। उस पर किसका होगा? जिसने पहली बार उस चीज़ को खोजा है ना, उसी का उस पर बौद्धिक संपदा अधिकार होता है। तो इसके बारे में देखो, सबसे पहली लाइन में इसका अर्थ दिया है कि अर्थ में क्या दिया साथियों कि बौद्धिक संपदा का तात्पर्य दिमाग की उन रचनाओं से हैं जो विशिष्ट और अलग है तथा प्रकृति में मौलिक है ना। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कोई भी चीज़ उठा के उसी में बौद्धिक संपदा अधिकार हो जाए। वो क्या होना चाहिए? एक मौलिक होना चाहिए, और कहीं से भी नकल नहीं की गई हो, है ना। नकल नहीं की गई हो। अगर नकल की गई है तो उस पर आपका जो है कॉपीराइट का नियम लागू हो जाएगा साथियों, है ना। तो आगे बात करें साथियों बौद्धिक संपदा की परिभाषा, है ना। तो बौद्धिक संपदा की परिभाषा के अंतर्गत दो परिभाषाएं मुख्य रूप से आपको पूछी जाती है एग्ज़ाम में। सबसे पहले तो जो कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी, उसकी परिभाषा इम्पोर्टेंट है। दूसरी हम देखेंगे चार्ल्स ओपनहोम के द्वारा जो परिभाषा दी है बौद्धिक संपदा की, उसके बारे में। तो बौद्धिक संपदा अधिकार की पहली परिभाषा देखते हैं, कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी वाली। तो इसके अनुसार बौद्धिक संपदा एक मौलिक विचार है। क्या है? मौलिक विचार। ध्यान रखना, सबसे मेन बात ये मौलिक होना चाहिए। कोई भी विचार क्या होना चाहिए? मौलिक, है ना। जिसका उपयोग धन अर्जन के लिए किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें ये अधिकार प्राप्त होते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो धन अर्जन के लिए इनकी पूर्ति करते हैं, इस कानून का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो किस कानून की बात हो रही है यहाँ पे? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बौद्धिक संपदा अधिकार कानून की, है ना। दूसरा है साथियों, चार्ल्स ओपनहोम ने इसके बारे में क्या कहा है? वे समस्त वस्तुएं जो मानव ज्ञान से निर्मित होती है, चाहे वे विचार, आविष्कार, शब्द, संगीत, नाटक, कला अथवा डेटाबेस हो, सभी पर व्यक्ति यह अधिकार प्राप्त कर सकता है ना। तो मैंने आपको बता दिया था, वही चीज़ है ना। तो ये आपको बौद्धिक संपदा समझ में आया होगा साथियों। अब बात करें कि क्या ये भी जो एक डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है
क्या बौद्धिक संपदा का क्रय विक्रय संभव है? तो जी हाँ, बौद्धिक संपदा का क्रय विक्रय बिल्कुल संभव है साथियों, है ना। तो ये है, आपको यह सेंटेंस ऐसे ध्यान में रखना है। एज टू एज ऐसे कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्या बौद्धिक संपदा का क्रय विक्रय संभव है? जी हाँ, बिल्कुल। आगे बात करें, इसकी अवधारणा को, किसकी, बौद्धिक संपदा अधिकार की अवधारणा को मुख्य तौर पर दो प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है व्यक्तिगत संपत्ति और दूसरा है कॉपीराइट, है ना। तो ये दो प्रकार से इनको समूह हैं अलग अलग। अब व्यक्तिगत संपत्ति में क्या आएगी साथियों? वे संपत्तियां जो प्रकृति में मौलिक और अमूर्त है और वाणिज्यिक के साथ साथ उद्योग से संबंधित उत्पादों से संबंधित है ना। जिनमें शामिल है आविष्कार, ट्रेडमार्क, डिजाइन, भौगोलिक संकेत आदि स्रोत व्यक्तिगत संपत्ति की श्रेणी में आते हैं। साथियों, यहाँ पे व्यक्तिगत नहीं है ना। यहाँ क्या होगा? व्यवसायिक संपत्ति। क्या होगा? व्यवसायिक संपत्ति होगा ना। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई नहीं। व्यवसायिक संपत्ति, है ना। क्या होता है? व्यवसायिक संपत्ति। एक तो होता है व्यवसायिक इंडस्ट्रियल संपत्ति और एक होता है कॉपीराइट। तो यहाँ पे क्या है? एक तो हो गया व्यवसायिक इंडस्ट्रियल और एक हो गया कॉपीराइट। तो इंडस्ट्रियल में यहाँ भी इंडस्ट्रियल कर लेना साथियों, है ना। व्यवसायिक तो व्यवसायिक संपत्ति वे संपत्ति जो प्रकृति में मौलिक है, अमूर्त है और वाणिज्यिक के साथ साथ, यहाँ किसकी बात हो रही है? कॉमर्शियल के साथ साथ उद्योग से संबंधित उत्पादों से संबंधित है, जिनमें शामिल है आविष्कार, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेत आदि स्रोत व्यक्तिगत संपत्ति के व्यवसायिक, है ना। तो किसकी श्रेणी में? व्यवसायिक श्रेणी संपत्ति की श्रेणी में आते हैं। तो एक तो व्यवसायिक श्रेणी का हमें ध्यान रखना है और दूसरा है कॉपीराइट। अब कॉपीराइट की बात करते हैं साथियों। तो कॉपीराइट के अंदर क्या आता है? वे रचनाएं जो प्रकृति में मौलिक और अमूर्त है, जैसे साहित्यिक और कलात्मक कृतियाँ, जैसे उपन्यास, कविताएं, नाटक, फिल्में, संगीत कार्य और लेख के साथ साथ कलात्मक कार्य, जैसे चित्र हो गया, पेंटिंग, तस्वीरें, मूर्तियाँ और वास्तुशिल्प डिजाइन। अपने प्रदर्शन करने वाले कलाकार, फोनोग्राम के निर्माता, उनकी रिकॉर्डिंग और प्रसारकों की उनके रेडियो टेलीविज़न कार्यक्रम आदि कॉपीराइट से संबंधित अधिकारियों की श्रेणी में शामिल होते हैं। तो ये सब किसकी श्रेणी में साथियों? कॉपीराइट की। किसकी श्रेणी में? कॉपीराइट, है ना। तो कॉपीराइट आपको समझ में आया होगा। इसको ऐसे कैसे नोट डाउन कर लेना और इसको एक दो बार देख लोगे, नोट डाउन करके आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं साथियों। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, इंटरनेशनल लेवल पर बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए किए गए प्रयास। तो सबसे पहले बौद्धिक संपदा आया कहाँ से? ये किस तरीके से बौद्धिक संपदा अधिकार आए हैं? तो सबसे पहले क्या हुआ साथियों? जब औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए, है ना, इंडस्ट्रियल एसेट्स के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन 20 मार्च 1883। तो ये भी ऐसे पूछा जाता है कि पेरिस जो कन्वेंशन हुआ था 1883 में हुआ था, ध्यान रखना, है ना। ऐसे कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। पेरिस कन्वेंशन 1883 में। और पेरिस कन्वेंशन किससे संबंधित था? तो ये औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण से संबंधित था। ये एज इट इज ऐसे सेम डिट्टो ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको ऐसे कैसे ध्यान में रखना है। आगे बात करें साथियों, तो 1883 को पेरिस फ्रांस में, है ना, पेरिस कन्वेंशन कहाँ हुआ था? पेरिस फ्रांस में हस्ताक्षरित पहली बौद्धिक संपदा संपत्तियों में से एक थी, है ना। जो प्रारंभिक बौद्धिक संपदा संधियाँ थी उनमें से एक कौन सी थी? तो पेरिस कन्वेंशन, जो 1883 में आयोजित हुई थी। कब हुई थी? 20 मार्च को, 20 मार्च 1883 को। किसके लिए? तो औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए, और पेरिस कन्वेंशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो एक तो यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है। अगर एग्जाम में ये वाला नहीं आता तो डेफिनेटली इसकी दूसरा बर्न कन्वेंशन है, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों में से एक हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बर्न कन्वेंशन क्या साथियों? साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए। तो ये बर्न कन्वेंशन किसके लिए है? लिटरेचर और क्रिएटिव कार्यों के लिए, है ना, संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन का सारांश 1886 में, है ना। बर्न कन्वेंशन कब आया था?
1886 में। तो ये बर्न कन्वेंशन कृतियों और उनके लेखकों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। ये 3 बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है जो निम्नलिखित है। अब ये 3 बुनियादी सिद्धांत देखेंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है बर्न कन्वेंशन के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो बर्न कन्वेंशन 1886 में, है ना, और किसके लिए? साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो इसका 3 इसके बुनियादी सिद्धांत पे आधारित है ये बर्न कन्वेंशन। तो वो कौन कौन से हैं? अभी तक एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ये 3 बुनियादी सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय व्यवहार का सिद्धांत, दूसरा स्वचालित संरक्षण का सिद्धांत, और तीसरा संरक्षण की स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो ध्यान क्या रखना है? राष्ट्रीय व्यवहार, स्वचालित और स्वतंत्रता, ये 3 वर्ड आपको ध्यान रखना है। तीनों सिद्धांत अपने आप याद हो जाएंगे। राष्ट्रीय व्यवहार, स्वचालित और स्वतंत्रता, स्वचालित और स्वतंत्रता और राष्ट्रीय व्यवहार, तो ये 3 वर्ड आप ध्यान रख लोगे तो 3 बुनियादी सिद्धांत आपको याद हो जाएंगे। आगे देखें साथियों, तो वीपो कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं। अब वीपो कन्वेंशन क्या है साथियों? तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसकी फुल फॉर्म है, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे की ऐसे पूछी जाती है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो वीपो है उसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो ये जो है 14 जुलाई 1967 को, तो ये कब लागू हुआ था? 14 जुलाई 1967 को लागू हुआ था। कौन? वीपो कन्वेंशन, है ना, को स्टॉकहोम में हस्ताक्षरित किया गया था। और कब? 1967 में। कहाँ पे? स्टॉकहोम के अंदर, है ना। और 1970 में लागू हुआ था। अब इस पे हस्ताक्षर तो हुए थे कब? 67 में। और लागू कब से हुआ था? तो 1970 में। तो ये डेफिनेटली आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से ज़रूर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इसको हस्ताक्षरित तो कब किया गया था? तो 1967 में। डायरेक्ट पूछ जाए वीपो, है ना, तो 1967 ध्यान में रखना है। और ये पूछ ले कि ये लागू कब हुआ था? तो 1970 में, है ना। कब? 1970 में। और आगे बात करें इसमें संशोधन, पहला संशोधन कब हुआ था? तो 1979 में इसमें संशोधन जो है हुआ था। आगे बात करें वीपो की उत्पत्ति, 1883 का जो पेरिस समझौता था और 1886 का जो बर्न कन्वेंशन था उसमें हुई, जब औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन और साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन क्रमशः हुए थे, है ना। ये दोनों जो है कन्वेंशन आयोजित किए गए थे। दोनों सम्मेलनों ने अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो की स्थापना के लिए जो है रास्ता दिखाया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ब्यूरो इनका होना चाहिए। किसके लिए? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसका उस समय नाम क्या था? स्टार्टिंग में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ब्यूरो के नाम से यह स्थापित हुआ था। आगे बात करें साथियों, तो 1893 की, अब 1893 में क्या हुआ था साथियों? एक बिरपी नामक एक संगठन की स्थापना हुई थी, BIRPI, है ना। ये ध्यान रखना है, कौन सा? बिरपी। कब? 1893 की बात कर रही हैं की स्थापना पेरिस और बर्न सम्मेलनों को प्रसारित करने के लिए स्थापित 2 सचिवालय यानी वीपो के तत्काल पूर्ववर्ती बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो बनाने के लिए गठबंधन करते हैं, है ना। संयुक्त जो अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो था उसका नाम था बिरपी, ये भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। आगे बात करूँ मैं तो जो 1970 में क्या होता है साथियों? बिरपी क्या बन जाता है? वीपो। वीपो की स्थापना, वीपो की लागू हुआ था 1970 में। जो बिरपी था पहले, उसी को वीपो के रूप में 1970 से जाना जाता है ना। तो ये ध्यान में रखना है आपको, जो है बिरपी था उसी को वीपो के रूप में कब से जाना गया? तो 1970 से। वहीं बात करें तो 1974 के अंदर जो वीपो है वह UN, है ना, संयुक्त राष्ट्र का जो है उसी में शामिल हो जाता है ना। वीपो 1974 में किस में शामिल हो जाता है? संयुक्त राष्ट्र में। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि वीपो संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल होता है? तो 1974 में। वहीं एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि भारत जो है वीपो का सदस्य कब बना था साथियों? और वर्तमान में भी यह वीपो का सदस्य है। कौन? भारत। हम भारत की बात करें तो वर्तमान में भी जो है वीपो का सदस्य, और वीपो का सदस्य भारत कब बना था? तो 1975 के अंदर, है ना। 74 में तो क्या होता है? जो वीपो है वह किसका सदस्य होता है? UNO का। और भारत 75 में जो है, भारत जो है वीपो का सदस्य
बन जाता है साथियों। आगे मैं बात करूं तो विपो जो संगठन है के सचिवालय को अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो कहा जाता है। जो विपो का जो सचिवालय है उसको वर्तमान में क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो जो है वह कहा जाता है। आगे बात करें तो विपो की सदस्यता ना, तो वर्तमान में अगर बात करूँ तो 193 देश इसके सदस्य देश हैं, किसके, विपो के। अब आगे बात करें साथियों तो इसके डीजी की, विपो का डीजी है ना, डायरेक्टर जनरल, तो इसका वर्तमान में डेरेन टैंग जो है इसका डायरेक्टर जनरल है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में विपो का डीजी कौन है ना, डायरेक्टर जनरल है ना। तो यानी इसको हम अगर हिंदी में देखें तो क्या कहते हैं, डायरेक्टर जनरल को महानिदेशक है ना, महानिदेशक आप नोट डाउन कर सकते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं महानिदेशक है ना। आगे मैं बात करूँ साथियों 1998 की, तो 1998 में क्या होता है, विपो अकादमी आईपी पर सामान्य और विशिष्ट विपो पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए विपो अकादमी की स्थापना की जाती है। तो ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि विपो एकेडमी की स्थापना कब होती है, 1998 के अंदर, और किस लिए होती है, तो विपो पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए है ना, विपो जो है पढ़ाने के लिए, पाठ्यक्रम स्टडी के लिए है ना। तो विपो एकेडमी की स्थापना विपो के पाठ्यक्रम जो है उसकी स्थापना करने के लिए। आगे बात करें साथियों तो एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक तो इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 1995 में, इसका मुख्यालय है जेनेवा के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जो है ये किससे संबंधित है, सूचना का संरक्षण करने हेतु। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है सूचना का संरक्षण करने हेतु। आगे बात करें साथियों 1995 में, 1995 में क्या होता है, बौद्धिक जो ट्रिप्स समझौता है वह एक न्यूनतम मानक समझौता है जो सदस्यों को बौद्धिक संपदा की अधिक से अधिक व्यापक सुरक्षा प्रदान करने की अनुमति देता है, अगर वह ऐसा चाहे तो। कौन, जो इसका जिन्होंने इससे बौद्धिक संपदा को बनाया, अगर वो चाहे तो इसके अधीन जो है अधिक से अधिक व्यापक सुरक्षा प्रदान की जाती है। आगे मैं बात करूं तो आगे देखो, विपो संपदा कानून का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार के बौद्धिक वस्तुओं के निर्माण को प्रोत्साहित करना है। जो बौद्धिक संपदा कानून है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विभिन्न प्रकार की जो बौद्धिक वस्तुएं हैं उनके निर्माण को क्या करना है, प्रोत्साहन करना है। आगे बात करें साथियों बौद्धिक संपदा कानून की, तो कौन कौन से कानून जो है बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले बात करें तो एक IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ना, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये सबसे पहले यूके में, और कब, 1852 में। तो ये चीज़ आपको नोट डाउन करना है, यूके में कब, तो 1852 में। वहीं उसके बाद में बात करें तो इंडिया में IPR, इंडिया में कब आई, 1856 में। जो किस पे आधारित थी, तो यूके का जो IPR है जो 1852 में आया था उसी पे आधारित थी इंडिया की IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ना। आगे बात करें डिज़ाइन एक्ट, तो डिज़ाइन एक्ट कब आया था, 1911 में। ये किसकी बात हो रही है, भारत की। 10 वर्ष से, तो कितने साल है, तो 10 वर्ष है। तो इसको रिवाइज किया गया 2014 में, अभी हाल ही में 2014 में किसको रिवाइज किया गया, डिज़ाइन एक्ट को। तो कब आया था, 1911 में। कितने साल के लिए होता है ये, तो 10 वर्ष के लिए होता है ना, और इसको रिवाइज किया गया 2014 में। वहीं बात करें कॉपीराइट एक्ट की, तो कॉपीराइट एक्ट भारत में 1957 में लागू हुआ था है ना। जो 1957 कॉपीराइट एक्ट 1957 के नाम से लागू हुआ था 21 जनवरी 1958 को। वहीं अगर संशोधन की बात करें तो 2012 में इसमें जो है आपका संशोधन हुआ था। अभी हाल ही में लेटेस्ट संशोधन है, 2012 का एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो ट्रेडमार्क एक्ट 1999, तो ये भी 10 वर्ष के लिए होता है, और इसमें भी संशोधन कब हुआ है, तो 2009 के अंदर इस पर भी संशोधन हुआ है। एक तो ये भी ध्यान रखना है, डिज़ाइन एक्ट भी 10 साल के लिए होता है और ट्रेडमार्क एक्ट भी 10 साल के लिए होता है। वहीं अगर हम पेटेंट की बात करेंगे तो वो 20 साल के लिए होता है। अब आगे देखो पेटेंट एक्ट 1970, जो कितने साल के लिए, 20 साल के लिए। कब लागू हुआ था, 19 सितंबर 1970 को यह लागू हुआ था। आगे बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो
जो है सूचना और प्रौद्योगिकी की बात करें तो 2000 में यह जो है आईटी एक्ट आया था, और यह लागू हुआ था आईटी एक्ट जो है एनफोर्समेंट कब हुआ था, तो 17 अक्टूबर 2000 को यह लागू हुआ था। वहीं अगर बात करें जियोग्राफिकल इंडेक्स की तो साथियों यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेना, 2001 है ना, कितना है 2001। आगे बात करें तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अब बात करते हैं 1818 में बेंजामिन फास्टेट ने बौद्धिक संपदा शब्द का प्रयोग किया था, और इसका सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो इटली में आया था। कब आया था? 1421 में। जबकि जो बौद्धिक संपदा शब्द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आ गया था, लेकिन बौद्धिक संपदा शब्द नहीं आया था 1421 में, है ना। तो वैसे तो 1421 में इटली में आया था आईपीआर, लेकिन बौद्धिक संपदा जो वर्ड है, वर्ड की बात करें शब्द की, उस वर्ड की, है ना, तो 1818 में और बेंजामिन फास्टेट ने प्रयोग किया था इसका, ना, ये ध्यान रखना है। आगे में बात करें तो मानव मस्तिष्क एवं उनके आविष्कार एवं निर्माण के प्रकार के आधार पर आईपीआर को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले क्या आएगा इसमें? पेटेंट। तो पेटेंट के बारे में देख लो थोड़ा सा। पेटेंट क्या होता है? एक पेटेंट एक आविष्कार के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार है जो एक उत्पाद या प्रक्रिया है जो सामान्यतः कार्य करने का एक नया तरीका प्रदान करती है। किसी समस्या का नया तकनीकी समाधान यह क्या करता है? प्रदान करता है। आगे देखिए, पेटेंट किसी भी आविष्कार के लिए कुछ मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है, जैसे उपयोगिता, नवीनता और गैर स्पष्टता। ये आविष्कार के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। पेटेंट के मालिक को एक सीमित अवधि यानी 20 साल के लिए जो है पेटेंट प्राप्त होता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। पेटेंट कराने के लिए किसी भी हम किसी भी चीज़ का पेटेंट करवाते हैं तो उसकी अवधि होती है 20 साल के लिए, है ना। साथ ही जो भी आविष्कार होता है उसका क्या किया जाता है? पेटेंट। आगे बात करें साथियों तो ट्रेडमार्क। अब पेटेंट की क्लास की बात करें तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाती है साथियों। अभी हाल फिलहाल समय के अभाव को देखते हुए ज़्यादा पेटेंट के बारे में विस्तृत रूप से नहीं लेके आ पाया हूँ। इससे जो भी मटेरियल था उसको शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश की है साथियों, ताकि एक ही क्लास में आपका पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है हो सके, है ना। तो वही मेरा उद्देश्य रहा है। फ़िलहाल जो भी है कंटेंट मैंने ये सोचा था कि कम से कम समय में अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए छोटा कंटेंट, वरना पेटेंट पे ही पूरा एक पेज तो पेटेंट पे ही भर जाता है ना। लेकिन अब क्या करें, समय के अभाव को देखते हुए जल्दी से हमारे को जो है आईपीआर पूरा करना है। आगे जो है कंप्लीट कोर्स की तरफ हम बढ़ेंगे, है ना। यूनिट फर्स्ट को आगे जो है कंप्लीट करने की तरफ अब अग्रसर होंगे, है ना। आगे देखें साथियों तो कौन सा है? ट्रेडमार्क है ना, व्यापारिक चिन्ह भी जिसको हम कहते हैं। तो ट्रेडमार्क क्या साथियों? ट्रेडमार्क एक विशिष्ट चिन्ह होता है किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा उत्पादित या प्रदान की गई वस्तुएं या सेवाएं, उद्यम जो उसकी पहचान कराता है। तो ये क्या होते हैं? ट्रेडमार्क। आगे बात करें कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों की, तो कॉपीराइट एक्ट की बात करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कॉपीराइट एक्ट पे सबसे ज़्यादा बड़ा इसमें विस्तृत रूप से हम जो है अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कॉपीराइट एक्ट से, और हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। इसलिए इस पर मैं काफ़ी लंबा चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। कॉपीराइट एक्ट को मैंने कंप्लीट ले लिया, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन्हीं में से पूछा जाएगा। अब आपको इसको क्लास को थोड़ा ढंग से विशेष ध्यान देके पढ़ना है ना। तो सबसे पहले बात करें कॉपीराइट एक्ट की, तो लेखकों का कानूनी अधिकार होता है ये एक। तो ये ध्यान में रखना, कॉपीराइट अधिकार कैसा होता है? कानूनी अधिकार होता है ना। ये विशेष इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसा अधिकार है कॉपीराइट? तो कानूनी अधिकार है। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के उपभाग 14 में कुछ क्रियाएँ उद्धृत की गई है जिन पर लेखकों का पूर्ण अधिकार है। तो क्या क्या है? जो ऑथर होता है किसी भी बुक का, किसी भी जो है वॉल्यूम का, तो उसके क्या क्या अधिकार होते हैं, है ना। तो वो देखना है। पहला है किसी भी प्रति को दूसरे रूप में या प्रारूप में प्रतिलिपित करना, यानी उसकी फोटोकॉपी करना है किसी भी दूसरे रूप में, तो वो कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ ऑथर को ही इसका अधिकार होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में ग्रंथों का भंडारण भी, अगर किसी की डिजिटाइजेशन कर रहे हो तो उसका भी जो है ऑथर के पास पूर्ण अधिकार होता है।
किसी भी कृति की पाठ्य सामग्री को जनता में संप्रेषित करना, है ना, तो ये भी किसका है, सिर्फ ऑथर या ऑथर की परमिशन से ही कर सकते हैं, विदाउट परमिशन हम नहीं कर सकते। आगे देखो, किसी भी कृति को जनता में जारी करना जो वितरण करने के लिए उपलब्ध न हो, है ना, तो ऐसी कृति को हम नहीं कर सकते, है ना। कौन कर सकता है, सिर्फ इसका ऑथर कर सकता है। किसी भी कृति का अनुवाद करना, ये सारे काम किसके हैं, सिर्फ ऑथर के अधिकार है ये, है ना। कृति पर फिल्मांकन या ध्वनि आबद्ध करना। आगे देखो, किसी भी अनुवादित कृति के संदर्भ में उपरोक्त क्रियाएं करना, तो ये सारे किसके हैं, कॉपीराइट जो है किसके अधिकार हैं, ये उसके ऑथर के, है ना। जो भी कोई कॉपीराइट किसके हैं, तो जो भी कोई कृति है उसका जो ऑथर होता है उसके ये सारे अधिकार है। और अगर किसी दूसरे व्यक्ति को इनके संबंध में कुछ भी, इनमें से कुछ भी करना है तो उसको परमिशन लिखित में जो है अनुमति लेनी होती है, किसकी, ऑथर की। आगे बात करें, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम के उपभाग 52 में 5 श्रेणियों को उद्धृत किया गया है जो कॉपीराइट उल्लंघन की परिधि में नहीं आते हैं। अब ये 5 श्रेणियाँ कौन कौन सी है जो कि कॉपीराइट उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आती है, तो इनको देखेंगे साथियों। तो सबसे पहले बात करें तो किसी कृति का छायांकन, यानी व्यक्तिगत उपभोग के लिए, शोध के लिए, आलोचना के लिए, विवेचना के लिए या संप्रेषण है, तो अगर छायांकन की जाती है तो वह कॉपीराइट का उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आएगा। वहीं बात करें शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए छायांकन, है ना, छायांकन का मतलब फोटोकॉपी। और तीसरी बात करें तो कार्यालय आवश्यकता है तो छायांकन, यानी जैसे किसी को कोर्ट में चाहिए किसी चीज़ की फ़ोटोकॉपी तो वो कर सकता है ना। वहीं अगर विधानसभा वगैरह में अगर किसी भी चीज़ की फ़ोटोकॉपी चाहिए तो वहाँ पे फ़ोटोकॉपी हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो न्यायिका और विधायिका में भी फ़ोटोकॉपी परमिशन अगर प्रस्तुत करते हैं तो उसके लिए कॉपीराइट उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कॉपीराइट उल्लंघन का ध्यान रखना, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट कहते हैं ना, इन्फ्रिंगमेंट कहते हैं कॉपीराइट उल्लंघन को, क्या कहते हैं, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट। आगे बात करें छायांकन, जिसका मूल कृति से दूर का भी संबंध नहीं हो तथा कॉपीराइट धारक को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो। आगे बात करें व्यक्तिगत मनोरंजन न हो। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 2 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सदस्य है। तो मेन इंपॉर्टेंट बात, अब क्वेश्चन पुट होने वाली चीज़ क्या है, तो ये है भारतीय कॉपीराइट अधिनियम जो है 2 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सदस्य है। अब वो 2 अंतर्राष्ट्रीय समझौते कौन कौन से हैं, तो पहला है साहित्यिक एवं कलात्मक कृतियों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन 1886, एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1952। तो ये जो 2 कॉपीराइट अधिनियम है ना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, तो इसके अधीन ही भारत का कॉपीराइट अधिनियम जो है बनाया गया है ना साथियों। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे बर्न कन्वेंशन आएगा लेकिन पेरिस समझौता नहीं आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 इन 2 कन्वेंशनों के विधानों के अनुरूप ही है। तो जो भारतीय कॉपीराइट अधिनियम है वो इन्हीं दोनों विधानों के अनुरूप ही जो है बनाया गया है, ये भी हमारे को ध्यान में रखना है। आगे देखो ट्रिप्स समझौता, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आगे ट्रिप्स समझौता। पहले तो ट्रिप्स की फुल फॉर्म आने वाले एग्जाम में आपको ऐसे कैसे देखने को मिलेगी। ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये तो ट्रिप्स की फुल फॉर्म हो गई। अब क्या है, इट्स एडमिनिस्ट्रेट बाय WTO, यानी यह जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है प्रशासनिक रूप से ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, किसके द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना अभी मैंने हाल ही में इस वीडियो में पहले आपको बताया था 1995 में, जिसका मुख्यालय जेनेवा के अंदर है ना। और आगे देखो, इट इज़ एन इंटरनेशनल treaty which has shaped IPR legislation in activity in countries around the world, है ना। तो यह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो लेजिस्लेशन है उसकी एक्टिविटीज़ के लिए पूरे विश्व के सभी देशों के लिए, है ना। तो आपको पता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और विपो में वर्तमान में कितने सदस्य देश है, 193, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें, कॉपीराइट प्रोटेक्शन कैन बी अप्लाइड टू, तो किस किस क्षेत्र में जो है कॉपीराइट प्रोटेक्शन अप्लाइड किया जाता है वह हम देखेंगे साथियों। सबसे पहले है लिटरेरी वर्क, है ना, लिटरेरी वर्क, है ना, साहित्यिक कार्य, म्यूजिकल वर्क्स, ड्रामेटिक वर्क्स, ग्राफिक्स सच एज फोटोग्राफ, पेंटिंग्स, मोशन पिक्चर, ऑडियो विजुअल वर्क, इन सब पे क्या है कॉपीराइट लागू किया जा सकता है, कॉपीराइट प्रोटेक्शन, है ना। वहीं टीवी प्रोग्राम,
आर्किटेक्चरल एंड अदर आर्टिफैक्ट्स है ना, वहीं सॉफ्टवेयर पे भी जो है कॉपीराइट प्रोटेक्शन लागू होता है साथियों। डेटाबेसेस पे भी क्या है, कॉपीराइट प्रोटेक्शन लागू होता है। और लास्ट कौन सा है, साउंड रिकॉर्डिंग पे भी क्या होता है, कॉपीराइट प्रोटेक्शन जो है लागू होता है। तो ये सारे जो है कॉपीराइट प्रोटेक्शन लागू होने के लिए सारे आइटम हैं, इन सब पे क्या होता है, कॉपीराइट प्रोटेक्शन लागू होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट इनमें से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कौन कौन सा कॉपीराइट प्रोटेक्शन लागू होता है और किस पे नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है किस किस पे लागू हो रहा है। यहाँ पे एक वर्ड है म्यूजिकल वर्क, ये क्या है, म्यूजिकल है ना, तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ से एम हट गया है ना, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से एम हट गया, तो ये क्या है, म्यूजिकल वर्क है ना, म्यूजिकल वर्क, इसको ध्यान सही कर लेना भाई, इसको म्यूजिकल वर्क कर लेना। आगे देखें, अब कॉपीराइट लेफ्ट क्या होता है साथियों, तो ये डायरेक्ट ऐसे कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। कॉपी लेफ्ट क्या होता है, कॉपी लेफ्ट क्या होता है, तो कॉपी लेफ्ट होता है एक ऐसा प्रोग्राम जिस पे कॉपीराइट एक्ट लागू नहीं होता, वो कॉपी लेफ्ट हो गया। अब इसके परिभाषा में देखो, कॉपी लेफ्ट किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को मुफ्त बनाने की एक सामान्य विधि है। इसके लिए आवश्यक है कि जिन उपयोगकर्ताओं ने सॉफ्टवेयर को संशोधित या विस्तारित किया है वे भी अपना योगदान स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराएं। तो कॉपी लेफ्ट हो गया, यानी कि जो बिल्कुल फ्री वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम होते हैं जिन पे कॉपीराइट एक्ट लागू नहीं होता है, जो बिल्कुल ओपन सोर्स होते हैं, वो क्या है, कॉपी लेफ्ट है ना, तो ये ध्यान में रखना है। आगे मैं बात करूँ तो डेरिवेटिव वर्क, एक ऐसे कैसे और एक और चीज़ पूछा जाता है, डेरिवेटिव वर्क क्या होते हैं। डेरिवेटिव वर्क होता है कि एक व्युत्पन्न कार्य वह कार्य होता है जो किसी मौजूदा कार्य को रूपांतरित या संशोधित करता है। डेरिवेटिव वर्क होता है व्युत्पन्न कार्य, इसका हिंदी अर्थ होता है डेरिवेटिव का व्युत्पन्न कार्य। अब ये क्या होता है कि कोई भी मौजूदा कार्य उसको रूपांतरित या संशोधित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डेरिवेटिव वर्क कहते हैं। आगे बात करें साथियों तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉपीराइट का प्रतीक है ना, ये आपको ध्यान रखना कॉपीराइट का सिंबल कैसे होता है ना। अगर ऑप्शन में अगर ऐसे उल्टा सी बना के दे दे तो वह नहीं होगा, ये ध्यान रखना, सुल्टा सी और उसके चारों तरफ जो है गोला, सी मतलब कॉपीराइट, यहाँ जो ये सी है ना इसका मतलब कॉपीराइट ही है ना, और ये इसके चारों तरफ गोला, तो ये कॉपीराइट का प्रतीक होता है। और इस कॉपीराइट के प्रतीक को कब लागू किया गया था, तो 1952 में इसको यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, आने वाले एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और जहाँ तक है आप अपनी ईमानदारी से एक बार कमेंट करना, क्या आपने इससे पहले भी ये पढ़ा हुआ है, अगर हाँ तो यस, ना तो नहीं पढ़ा है ना, तो आप कमेंट ज़रूर करना है ईमानदारी से, है ना। तो आपको लगना तो चाहिए ना कि हाँ सर ने मेरे को पहली बार ये चीज़ कंटेंट बताया, ऐसा कंटेंट लेके आए जो आज तक नहीं पढ़ा, तो कम से कम यार कमेंट तो कर ही सकते हो। या कमेंट करने में भी पैसे लगते हैं आपके, हैं, कमेंट बहुत कम आते हैं भाई लोगों। तो आगे देखो, कॉपीराइट स्वामी के नाम और प्रथम प्रकाशन के वर्ष के साथ सुरक्षा की गारंटी देता है। तो कौन देता है, कॉपीराइट जो है ये सिंबल। आगे बात करें कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट भी, यानी कॉपीराइट का उल्लंघन, तो ये कॉपीराइट धारक की अनुमति के बिना कार्यों के अनाधिकृत उपयोग को क्या करता है, संदर्भित करता है। एक होता है ऑर्फन वर्क। ऑर्फन वर्क क्या होता है साथियों, यह शब्द उन कार्यों को दर्शाता है जो कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है लेकिन जिनके कॉपीराइट धारक का पता नहीं लगाया जा सकता। तो ये क्या होता है, ऑर्फन वर्क है ना, ऐसा कार्य जिसके जो कॉपीराइट द्वारा संरक्षित हुआ है लेकिन ये पता नहीं कि उसका कॉपीराइट धारक कौन है, तो वो ऐसे जो कार्य हैं वो ऑर्फन वर्क की श्रेणी में आते हैं। तो ये भी हमारे को ध्यान में रखना है। तो ये एग्जैक्ट ऐसे कैसे डेफिनेशन जो मैं दे रहा हूँ वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा साथियों। आगे बात करें तो DRM की एक फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। वर्तमान में सबसे अधिक चल रहा है डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, तो इसकी फुल फॉर्म डेफिनेटली पूछी जाएगी। वही बात करूँ DCMA की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। और डिजिटल जो DCMA यानी द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, तो ये कब लागू हुआ था, ये USA का कॉपीराइट एक्ट है, ये भी आपको ध्यान में रखना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है ना, USA का कॉपीराइट एक्ट है जो 28 अक्टूबर 1898 को लागू हुआ था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ का है, USA का। फुल फॉर्म इसकी पूछी जा सकती है, डेट पूछी जा सकती है, कब लागू हुआ था, 28 अक्टूबर 1998 को। आगे बात करूँ मैं CC0, तो CC0 क्या होता है, CC0 क्या होता है साथियों, तो ये होता है प्रोटोकॉल कॉपीराइट की एक सार्वभौमिक छूट है
और लेखकों को अपने कार्यों को सार्वजनिक डोमेन में रखने में सक्षम बनाता है। कौन बनाता है? CC0 है ना, कॉपीराइट इसको कहते हैं। CC की फुल फॉर्म यहाँ एक बार ये भी लिख लेना, CC0 की फुल फॉर्म क्या होती है? क्रिएटिव कॉमन्स है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है क्रिएटिव कॉमन्स, और 0 का मतलब होता है कहीं पे भी ये लागू नहीं है ना। तो इस क्रिएटिव यानी जो भी सामग्री है उस पर कॉपीराइट लागू नहीं है, वहाँ CC0 होता है। तो आगे देखो, कॉपीराइट से संबंधित 6 अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय संधियां कॉपीराइट से संबंधित कितनी है? 6 है ना। एक तो ये एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। आगे है, जिनमें से 4 का प्रबंधन तो कौन कर रहा है? विपो के द्वारा किया जाता है, और 5वीं का प्रबंधन यानी 1 का प्रबंधन कौन करता है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वहीं बात करें तो सबसे लास्ट और 6ठा का प्रबंधन कौन करता है? तो यूनेस्को के द्वारा है ना। तो ये ध्यान में रखना है। 6 अंतर्राष्ट्रीय संधियां कार्यरत है कॉपीराइट के संबंध में, जिनमें से 4 का प्रबंधन तो कौन करता है? विपो। 1 का प्रबंधन करता है WTO और 1 का यूनेस्को। आगे मैं बात करूं तो UCC की है ना, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन की। UCC यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1952 में, और किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, UCC किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। कब? तो 1952 में। ये ऐसे कैसे आपको ध्यान में रखना है। और भारत UCC का भी सदस्य है ना। अभी हमने देखा था विपो का सदस्य 1975 में बना था, वहीं भारत जो है यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन का भी सदस्य है। बर्न कन्वेंशन का भी भारत सदस्य है, लेकिन पेरिस कन्वेंशन का भारत सदस्य नहीं है। ये चीज़ हमारे को ध्यान में रखना है साथियों। आगे बात करूँ मैं रोम कन्वेंशन की, तो 1961 में विपो के सदस्यों के द्वारा स्वीकार किया गया था। तो रोम कन्वेंशन का पूछा जाता है कि रोम कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1961 में। ये आपको ध्यान में रखना है ना, रोम कन्वेंशन के बारे में 1961। आगे बात करें साथियों, तो डिजिटल और दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के व्यापक उपयोग ने कॉपीराइट सामग्री की बड़े पैमाने पर नकल की सुविधा प्रदान की है। 2 संधियां इस समस्या से निपटती है। एक है विपो कॉपीराइट ट्रीटी, जिसको हम कहते हैं WCT है ना। तो WCT की फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है कि WCT की फुल फॉर्म होती है विपो कॉपीराइट ट्रीटी। वहीं दूसरी है विपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी यानी WPPT। तो ये WPPT की भी आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, वहीं WCT की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। और ये भी पूछा जा सकता है कि डिजिटल और दूरसंचार जो प्रौद्योगिकियाँ हैं उनमें कॉपीराइट सामग्री की नकल को रोकने हेतु कौन कौन सी ट्रीटी जो है वह स्थापित की गई है? तो विपो कॉपीराइट ट्रीटी और विपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी, ये दोनों ट्रीटी है ना। ट्रीटी का मतलब होता है समझौता है ना, हिंदी में होता है ट्रीटी का मतलब समझौता, ये ध्यान में रखना है। आगे बात करें साथियों कॉपीराइट की अवधि की। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कॉपीराइट की अवधि की। तो देखो अलग अलग देशों में कॉपीराइट की जो अवधि होती है वह भी अलग अलग होती है, तो आज उसी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बर्न कन्वेंशन के तहत कॉपीराइट सुरक्षा की न्यूनतम अवधि जो है 50 वर्ष रखी गई थी। किसके अनुसार? बर्न कन्वेंशन के अनुसार। अब आगे बात करें तो यूरोपीय संघ और अमेरिका में अवधि लेखक का जीवन और अतिरिक्त यानी लेखक का जीवन यानी जब लेखक की मृत्यु हो जाए वहाँ से लेके आगे आने वाले 70 साल तक जो है कॉपीराइट की अवधि होती थी। वहीं अगर हम हमारे देश भारत देश की बात करें तो भारत में कॉपीराइट उस वर्ष के अगले कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से 60 वर्ष तक। मान के चलो कि किसी भी लेखक की मृत्यु अगर मानो कि 2023 में हो जाती है, तो हम अगर उसके कॉपीराइट की बात करेंगे कि कितने वर्ष तक कॉपीराइट लागू होगा। ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन था, आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो साथियों आपको 2023 से नहीं बल्कि उसको 2024 से काउंट करना है ना, अगले साल से काउंट करना है उसको। तो 2024 + 60 होगा है ना, न कि 2023 + 60। तो आपको ध्यान में रखना है 2024 + 60 ईयर हम इसमें ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से जो है अगर कोई व्यक्ति 2023 में मर रहा है तो उसका जो है कब तक कॉपीराइट कन्वेंशन लागू होगा? तो ये होगा साथियों आपके कब तक? 2084 तक है ना। तो ये आप वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें साथियों कि मूल साहित्यिक नाटकीय और संगीत और कलात्मक कार्यों के मामले में 60 साल की अवधि की गणना लेखक की मृत्यु के बाद के वर्ष से की जाती है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें साथियों
तो सिनेमेटोग्राफ फिल्मों, ध्वनि रिकॉर्डिंग, मरणोपरांत प्रकाशनों, गुमनाम छद्म नाम वाले प्रकाशनों, सरकार के कार्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्यों के मामले में 60 साल की गणना प्रकाशन की तारीख से की जाती है। तो ये पब्लिकेशन की तारीख से इनकी गणना जो है 60 वर्ष के लिए की जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें भौगोलिक स्रोत के संकेत। यहाँ हमारा कॉपीराइट एक्ट खत्म हो जाता है। अब इसके बाद में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट आ जाता है। तो देखो भौगोलिक संकेत जिसको हम जीआई कहते हैं, उन वस्तुओं पर उपयोग किया जाने वाला चिन्ह है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और स्वामित्व है। वह उत्पत्ति का स्थान, गुण, प्रतिष्ठा और विशेषताएं जो अनिवार्य रूप से जिम्मेदार हैं। वस्तुओं के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 पंजीकरण का प्रावधान करता है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 में आया था, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी तो आपको इसको थोड़ा बहुत जानकारी रखनी है, बाकी कुछ नहीं पूछता, सिर्फ इतना पूछता है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999। वहीं अगर इंडस्ट्रियल एक्ट की बात करें, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एक्ट, तो औद्योगिक डिज़ाइन रचनात्मक गतिविधि को संदर्भित करते हैं। ये किसी उत्पाद की सजावटी या औपचारिक उपस्थिति और डिज़ाइन में परिणाम होता है। मौजूदा कानून भारत में औद्योगिक डिज़ाइन नए डिज़ाइन अधिनियम 2000 में निहित है, जिसका उद्देश्य डिज़ाइन का अधिक विस्तृत वर्गीकरण लागू करना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप होना और विभिन्न क्षेत्रों में डिज़ाइन संबंधी गतिविधियों के प्रसार का ध्यान रखना है। आगे बात करें व्यापार रहस्य, है ना। तो व्यापार के लिए भी जो है कॉपीराइट बौद्धिक संपदा अधिकार जो है लागू होता है। मोटे तौर पर कोई भी गोपनीय व्यवसाय वह जानकारी जो किसी उद्यम को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करती है, एक व्यापार रहस्य माना जाता है। व्यापार रहस्यों में विनिर्माण या शामिल है। औद्योगिक रहस्य और वाणिज्यिक रहस्य ऐसे का अनधिकृत उपयोगधारक के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई जानकारी को अनुचित माना जाता है। अभ्यास और व्यापार रहस्य का उल्लंघन है। पेटेंट के विपरीत व्यापार पंजीकरण के बिना रहस्य सुरक्षित है। तो इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। अब आपको ध्यान रखना सेमीकंडक्टर जो है इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन, तो ये कब लागू हुआ था? 2000 में। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी इसमें से भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला, एक बार इसको देख लेना। सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आजकल एकीकृत होने के कारण बहुत सर्किट कॉम्पैक्ट है। सर्किट के डिज़ाइन मानव मस्तिष्क की रचना है। भारी निवेश और उच्च योग्य विशेषज्ञ लोगों के प्रयासों का परिणाम है ना। 2000 में यह अधिनियम जो है पंजीकृत मालिक को अधिकार दिया गया था। आगे बात करें साथियों, तो पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा भी होती है। जिस प्रकार से किसी भी पौधे की नई स्पीशीज आती है तो उसका भी कॉपीराइट होता है साथियों, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। उसकी भी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है लागू होता है। आगे बात करें किसानों के अधिकार, उनके भूमि वगैरह पे है ना, जो भी है उसके अधिकारों की सुरक्षा यह अधिनियम करता है। आगे बात करें बायोडाइवर्सिटी अधिनियम, तो ये भी आपको डायरेक्ट एग्जाम में से कैसे पूछा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? तो 2002 में, ये भी ध्यान में रखना है। अब आगे बात करें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेटेंट डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक का कार्यालय, है ना। तो ये एक मेन इसका ऑफिस का एक नाम है। आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि CGPDTM इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये वर्ड जो है वर्तमान में कॉपीराइट में मुख्य रूप से उपयोग लिया जाता है, CGPDM। तो इसकी फुल फॉर्म होती है साथियों, है ना, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? तो कन्वेंशन फॉर, है ना, जोग्राफिकल पेटेंट डिज़ाइन, है ना, और ट्रेडमार्क्स एक्ट, है ना। कन्वेंशन फॉर कॉपीराइट फॉर, है ना, कॉपीराइट फॉर जोग्राफिकल पेटेंट डिज़ाइन और ट्रेडमार्क एक्ट, ये किसके लिए है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, CDPTM, है ना। तो इसकी फुल फॉर्म अगर मैं हिंदी में बात करें तो पेटेंट डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक का कार्यालय। यहाँ पे आपको C का मतलब है कंट्रोलर, है ना, थोड़ा ध्यान रखना है। ये C का मतलब क्या होगा? कंट्रोलर होगा ना। इसका कॉपीराइट नहीं होगा साथियों, न कन्वेंशन होगा, है ना। इसका होगा कंट्रोलर जनरल, है ना, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइन और ट्रेडमार्क, ये होगा कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन और ट्रेडमार्क, कंट्रोलर जनरल
कंट्रोलर जनरल, पेटेंट, है ना, पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन। ये इसकी फुल फॉर्म होती है किसकी? ये डायरेक्ट फुल फॉर्म में पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो ये एक ध्यान में रखना है। इसके अलावा ध्यान में रखना है पेटेंट पर कार्यालय डिजाइन सहित कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। तो ये पेटेंट के ऑफिस कहाँ कहाँ हैं? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में। वहीं मैं बात करूँ ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री का जो ऑफिस है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद में है। वहीं अगर बात करें तो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, तो इसका कहाँ है कार्यालय? चेन्नई में। पेटेंट सूचना का नागपुर में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पेटेंट के वैसे ऑफिस कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में है ना, लेकिन पेटेंट सूचना सिस्टम कहाँ है? तो ये नागपुर में, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संस्थान संपत्ति पर प्रबंधन, तो इसका ऑफिस कहाँ है? तो ये है नागपुर में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है ना, ये देखो मैं आपके लिए एक टेबल लेके आया हूँ। ये टेबल तो आपको ऐसे के ऐसे कॉपी में जो है आपके नोट्स में नोट डाउन करनी है साथियों, क्योंकि इसमें से ऐसे के ऐसे डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी आपके काम के लिए फ़ायदेमंद टेबल रहेगी, है ना। तो सबसे पहले लेजिस्लेशन यानी अधिनियम, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट से संबंधित है, एजेंसी बॉडी, इसकी मुख्य एजेंसी बॉडी कौन सी है? तो अभी देखा था ना CGPDTM, है ना, तो इसकी फुल फॉर्म देख लो, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, इसकी फुल फॉर्म होती है साथियों। वहीं अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा लेजिस्लेशन आता है वह हमारे को ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात करें पेटेंट एक्ट 1970 की। पेटेंट एक्ट जो 1970 है आपका, उसकी बात हो रही है साथियों यहाँ पे। तो पेटेंट एक्ट 1970 अमेंडमेंट इन 1999, 2002 और 2005 में। तो सबसे लेटेस्ट जो पेटेंट में अमेंडमेंट हुआ है 2005 वाला, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेटेंट एक्ट 1970 का लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सा है? 2005। और किस डिपार्टमेंट के अधीन आता है ये? तो ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंतर्गत, है ना। तो ये आपको दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वहीं डिज़ाइन एक्ट की बात करें 2000, तो ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंतर्गत। और ये CGPDTM क्या है? इसकी एजेंसी है मुख्य, है ना। वहीं बात करें ट्रेडमार्क एक्ट 1999 जिसका अमेंडमेंट हुआ था 2010 में, लेटेस्ट अमेंडमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन के अंतर्गत ही यह आता है, वहीं इसका मुख्य ऑफिस वही है। वहीं अगर बात करें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स यानी रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 की, तो एक्ट तो 1999 में आया था और वही उसी डिपार्टमेंट के अधीन है, वही इसका मुख्य ऑफिस है। आगे बात करें तो कॉपीराइट इज़ प्रोटेक्टेड थ्रू कॉपीराइट एक्ट 1957 एज अमेंडमेंट इन 2012, लेटेस्ट अमेंडमेंट में बताया 2012 में। अब ये ध्यान रखना है, जो कॉपीराइट अधिनियम है वह डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अधीन है। इससे पहले के सारे किसके अधीन थे? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अधीन। और यह एकमात्र किसके अधीन है? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंतर्गत। और एक अपन ने देखा था किसका प्रोटेक्शन, फार्मर का और प्लांट का, तो वो किसके अधीन? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। बाकी सारे किसके अंतर्गत आएंगे? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन के अंतर्गत। और एक जो है अपन ने देखा था सेमीकंडक्टर वाला, है ना, तो वो टेक्नोलॉजी वाला जो है टेक्नोलॉजी अधिनियम यानी IT एक्ट के अंतर्गत आएगा। बाकी हमारे को ध्यान में रखना है सारे जो ऊपर वाले हैं वो आएंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, और कॉपीराइट वाला आएगा उच्च शिक्षा में, और एक है सेमीकंडक्टर वाला तो वो आएगा IT में, और जो है फार्मर वाला आएगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो ये हमारे को ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में ऐसे कैसे पूछा जाता है ना। तो मैं बता दूं आपको कि प्लांट वेराइटी और फार्मर राइट एक्ट 2001 ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। वहीं सेमीकंडक्टर वाला 2000 में आया था, और ये आपको पता ही है ना। कॉपीराइट ऑफिस हो गया, ये हो गया, ये हो गया ना। तो इस प्रकार से जो है ये पूरी की पूरी टेबल आपको नोट डाउन करनी है साथियों। सारी की सारी टेबल में से जो है कई बार ऐसे के ऐसे डिट्टो बिल्कुल कॉपी जो है ये मान के चलो कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट ही होगा यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और वीडियो देखने के लिए जो है आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।